हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चर के एग्जामिनेशन की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे तकरीबन 17 तारीख से। उससे पहले सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या उसका पैटर्न रहता है, किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का है, वो सबके लिए कॉमन रहेगा। पहला जो पेपर होता है उसमें 75 मार्क्स 75 मार्क्स का है, करीबन 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं। वैसे ही पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा जो पेपर है वो जो जीएस का पेपर है, उसमें अगर टोटल मार्क्स देखे जाएं तो 50 नंबर का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 पेपर रहेंगे, 2 पेपर ऑप्शनल के होता है, 1 पेपर कंपलसरी है जो भी मेरिट में ऐड होगा। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 75 प्लस 75 प्लस 50, तो तीनों का मेरिट जो है 200 नंबर के मेरिट के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले हिस्ट्री पेपर 1 की बात करें। पेपर 1 अगेन 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट इंडिया का है, सेकंड पार्ट जो है वो मिडिएवल इंडिया का, थर्ड पार्ट जो है हिस्टोरियोग्राफी का है। पहला जो पार्ट है वो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को और जो इतिहास लेखन है उनको डील करता है। दूसरा जो पार्ट है वो दूसरा जो पेपर है उसके भी 3 पार्ट है, उसमें मॉडर्न इंडिया आ जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है और राजस्थान की हिस्ट्री आ जाती है। और जो थर्ड पेपर है जीएस का, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हिस्ट्री एंड कल्चर भी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स वगैरह, वो मिला के पेपर बनता है। तो उसकी अलग अलग चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 75 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 50 50 3 पार्ट में। वैसे रेक्टिकली सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल जो है वो बटा हुआ है। तो पहला पार्ट एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में क्या टॉपिक है और कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, मेरी जो नसीहत है, मेरी जो सलाह है, वो मैं आपको जो टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज मैं आपको जो बता रहा हूँ बुक्स, वो किताबें अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 85 to 90% क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। कट ऑफ कभी भी जो है 60% से ज्यादा नहीं रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं उसमें हमेशा आपकी अवधारणात्मक समझ, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या अंडरस्टैंडिंग है, वो उस पर आधारित पेपर लिए जाते हैं। कभी भी इस बात के मुगालते में आपको नहीं रहना है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं रहना है कि जो पेपर है वो फैक्चुअल रहता है। ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आपने जो कोई चीज पढ़ी है या आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें आपको कितनी क्लैरिटी है, तभी आप जो है एक ही तरह के ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक कर पाओगे, सही विकल्प को चुन पाओगे। तो आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें आपकी खुद की समझ कैसी है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि बहुत सी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। इकट्ठे करने के बाद में कोई बताएगा एक्स किताब, कोई बताएगा वाई किताब, कोई बताएगा जेड किताब। अब अगर आप इतनी किताबें इकट्ठी करेंगे तो कब उनको पढ़ पाएंगे, कब उनको मगअप कर पाएंगे। मगअप का मतलब ये नहीं कि उसको, उसके एसेंस को या उसके जो सार को आप कैसे जो है अपने अंदर ग्रहण कर पाएंगे। जब तक आप उन चीजों को इम्बाइब नहीं कर पाओगे, उन चीजों को अपने जो है उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा एक चीज को मैं बार बार बताता रहा हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, आपके पास में जो सबसे लिमिटेड सोर्स है वो है समय। समय नहीं है। खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली आपके पेपर आगे बढ़ गए हैं तो आपको 3 या 4 मंथ्स का, या आप अधिकतम मान के चलें तो 6 मंथ्स का आपको पीरियड मिल गया है। वो मैं आपको अधिकतम बता रहा हूँ। 6 महीने के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पास में 180 दिन है। और 180 दिन में अगर रोज 5 घंटे भी आप डट कर पढ़ते हैं अपने बाकी अन्य चीजों के अलावा, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास में 900 घंटे हैं। और अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपके पास में लगभग 1100 घंटे। अब 1100 घंटों में आपको 6 घंटे के औसतन आपकी पढ़ाई, जो कि नहीं होती क्योंकि कई बार आपके गैप आ जाते हैं, कभी कुछ, हर व्यक्ति की पढ़ाई में हिकअप्स होते हैं। तो आप हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपके पास में कितने संसाधन है। आपके पास में संसाधन के नाम पर केवल एक चीज है, वो समय। अब समय आप 900 घंटे लेके चल रहे हैं, 1100 घंटे लेके चल रहे हैं, 1300 घंटे लेके चल रहे हैं। अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास 6 महीने के लिए आज से 900 घंटे हैं। अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास में लगभग 1100 घंटे हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास लगभग 1300 घंटे हैं। वैसे ही आपके पास में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1500 घंटे हैं। 1500 आवर्स आपके संसाधन यही है। तो कुल मिला के समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब आपके पास में जो चीजें पढ़ने की है वो पेपर 1 में अगर देखा जाए तो 3 पार्ट, पेपर 2 में देखा जाए तो 3 पार्ट, 6 पार्ट तो ये हो गए। और उसके बाद में जीएस में करीबन 7 सेगमेंट है। तो उन सब सेगमेंट को भी अगर आप लेके चलें, पेपर 1 की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें, एंशिएंट इंडिया में कुल 18 यूनिट है।
मिडिएवल इंडिया में कुल 21 यूनिट हैं। हिस्टोरियोग्राफी अगर देखा जाए तो उसमें 7 यूनिट है, लेकिन उसकी गहराई उतनी है। तो कुल मिला के जो पॉइंट ये है कि आपको एक पेपर में लगभग 50 यूनिट कवर करने हैं, और 50 यूनिट कवर करने का मतलब है कि आपको, मैं मान के चलूं कि आपके पास में 180 दिन के इस लिहाज से अगर हम लेके चलें, आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो हम एवरेज औसत जो है 1200 घंटे का आपका समय लेकर चलें। 1200 घंटों में आपको पेपर 1 के 50 यूनिट कवर करने हैं। उतने यूनिट आपके पेपर 2 के यानी 100 यूनिट, और उतने जो है आपके पेपर 3 में यानी 150 यूनिट। 150 यूनिट्स, चैप्टर नहीं है, यूनिट है। वो आपको 150 यूनिट्स आपको तकरीबन 1300-1400 घंटे, वो मैं मान के चलता हूँ कि आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ते हैं, आपको कवर करने हैं। तो आपके पास में समय 6 महीने के बाद भी अगर पेपर होते हैं तो आपके पास नहीं है। अब तैयारी कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं आपको एंशिएंट इंडिया का बताऊं। एंशिएंट इंडिया में आप तैयारी करने लगते हो तो आपके पास किताबों का अंबार है। बहुत से आपको सलाह देने वाले लोग हैं। वे सलाह देने वाले ऐसे लोग हैं जो कि पिछले 10-10 सालों से पढ़ रहे हैं। उन्होंने किताबें जरूर पढ़ रखी होंगी। हो सकता है कुछ लोगों का इतिहास का बोध जो है बहुत बेहतरीन होगा, परिष्कृत होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि उन्होंने जो काम कंप्लीट किया 10 वर्षों में, 8 वर्षों में, 6 वर्षों में, 7 वर्षों में, वो आपको 6 महीने में करना है। और आप बेहतर कर पाओगे बाकी उन लोगों से, क्योंकि आपके माइंड में किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं, आपके माइंड में किसी प्रकार की धारणाएं, पूर्व धारणाएं, किसी प्रकार की पूर्व मान्यताएं, पूर्व शर्तें नहीं है। आप बिल्कुल 0 एंड से स्टार्ट करेंगे तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है वो फुली प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल तैयारी करोगे व्यावसायिक दृष्टिकोण से, यानी आपको सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पेपर 1 के लिए मैं बताता हूँ। जैसे पेपर 1 में अगर एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की बात करें तो बहुतरी किताबें, सबसे जो ज्यादा चलने वाली किताबों में अगर देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स में जो किताब आती है रामशरण शर्मा की, रोमिला थापर की अर्ली इंडिया की किताब आती है, डीडी कोसाम्बी की किताब जो है क्लासिकल बुक मानी जाती है, वो एंशिएंट इंडिया की किताब आती है, डीएन झा की आउटलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया आती है, प्राचीन भारत की इतिहास की रूपरेखा आती है, झा एंड श्रीवाली की दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदी माध्यम कार्वानेन की किताब आती है। इसके अलावा केसी श्रीवास्तवा की किताब आती है, इग्नू की बुकलेट्स आती हैं। इसके अलावा बीडी महाजन की किताब, उपेंद्र सिंह की किताब, न जाने कितनी भारतीय विद्या भवन की सीरीज जो चल रही वो चल रही है, नई वाली एनसीईआरटी चल रही है। तो इतनी किताबों के बारे में लोग आपको सजेशन देंगे। और उसके अलावा बहुत सी किताबें, वीसी पांडे की किताब है। तो आपको इतिहास मर्मज्ञ इस रूप में नहीं बनना है कि आप सब चीजों को, आपको लग रहा है कि इतने कम समय में आप इसको कर पाए। अगर आपके पास में 3 या 4 वर्ष का समय होता तो मैं आपको जरूर कहता कि आप ये किताबें पढ़ लीजिए। अब आपको यूनिट वाइज चलना है और यूनिट वाइज आपको अपने सिलेबस को लिखना है। हिंदी का सिलेबस में पीडीएफ साथ में दे दूंगा वीडियो के, जिसमें लिंक मिल जाएगा। आप उसको हिंदी में पीडीएफ में सिलेबस पूरा बांट दिया मैंने, उसको आप देख लीजिए। और फिर जो है आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपको इसके बारे में कितनी चीजें आती हैं। आपकी पढ़ाई जो है उसकी जो टेक्निक है वो 24 कैरेट गोल्ड की जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सामने किताब खुली हुई है, किताबें खुली हुई है, आपका मन कहीं और भटक रहा है, आपका ध्यान, तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। जो करना है फुल सिंसियरिटी के साथ कीजिए। अगर आप सिंसियरिटी नहीं है, आपके एफर्ट सिंसियर नहीं है, तो रिजल्ट भी सिंसियर नहीं रहेगा। मान के चलिए ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं चलने वाला। इसमें जितना आप इनपुट दोगे, जितना आप अपने जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जितने अपने ऐशो आराम को सेक्रीफाइस करोगे, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रिजल्ट पक्का आता है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मैं यूपीएससी में हिस्ट्री में 1 ऑफ द हाईएस्ट नंबर गेन करा हूं। मेरे साथी जो है वो उन दिनों में 600 में से 400 नंबर लेके आए हुए हैं। और मैंने खुद ने नेट स्लेट या बाकी के जो एग्जाम जो निकाले हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हिस्ट्री, जब मैं अपने टाइम में यूपीएससी का एग्जाम देता था उस समय हिस्ट्री ऑप्शन भी होता था। हिस्ट्री में हमको 120 में से 100 से नीचे कभी सवाल गलत करने का मौका नहीं मिलता। यूपीएससी के पेपर अगर हिस्ट्री के देखे जाए ऑप्शनल के, तो काफी अच्छे दर्जे के पेपर आते थे, मान के चलिए। तो किसी भी लिहाज में आरपीएससी जो है उससे ज्यादा टफ या उससे ज्यादा सब्सटेंशियल पेपर बना पाए, उस पर मुझे शक है। तो आप मान के चलो लगभग वैसा लेवल रहेगा। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप ज्यादा किताबों के चक्करों में मत पड़िए। एक ही व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए। एक ही किताब या एक से अधिक 2 किताबों के बारे से ज्यादा पर मन मत लगाइए, आप पढ़ नहीं पाएंगे। हो सकता है किताबें अच्छी हो, लेकिन आपका जो पढ़ने का या आपके रिजल्ट लाने का जो सिलसिला है वो उस राह से होकर गुजरेगा। उस पर जो है आपको सोचना पड़ेगा। तो अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द झांकिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए, समझिए आपको क्या करना है। आपका जो इंट्यूशन है, आपके अंतर की जो आत्मा है, वो स्वयं कह देगी कि वेदर यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट।
तो आपको पहले राइट ट्रैक चुनना है, वो है सिलेक्शन का ट्रैक। हमें और कुछ नहीं करना, हमें नहीं कहलवाना हमारे इर्द गिर्द लोगों से कि ये इतिहास के बहुत बड़े धुरंधर हैं, उनको ये आता है, हमको वो आता है। छोड़ दीजिए उन बातों। सिर्फ कुछ किताबें पढ़िए जो कि पेपर सेटर की लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर आप नहीं बनाएंगे, आपका पेपर आपके फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, आपका पेपर वे व्यक्ति नहीं बनाएंगे जो इतिहास के अति दुर्लभ तथ्यों को अपने अंदर संजो कर बैठे हैं, वो नहीं पूछने वाले। पेपर सेटर क्या पेपर में से कैसे क्वेश्चन सेट करता है, उसकी साइकोलॉजी के साथ अपनी साइकोलॉजी का अलाइनमेंट कीजिए। अपनी सोचने की जो दृष्टि है, आपका अपना दृष्टिकोण है, उसका सिंक्रोनाइजेशन अपने पेपर सेटर के साथ कीजिए। पेपर सेटर कौन है? एक कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होंगे, ओल्ड प्रोफेसर होंगे, या ग्रुप ऑफ प्रोफेसर होगा, उनको कहा जाता है कि आप पेपर सेट कीजिए, क्वेश्चन लेके आइए। अब वो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? उनको सिलेबस दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को ही रट्टा मारना है। अगर आप सिलेबस को ढंग से याद कर लेते हैं, उसको बिल्कुल अपने अंदर बिठा लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 30% काम तो आपका हो गया, क्योंकि आपकी जो पिच है वो बिल्कुल सेट हो गया। आप इधर उधर डेविएट नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई को आप डेरिल नहीं करेंगे। अब जैसे कि यूनिट दे रखे हैं, तो कोई भी पेपर सेटर यूनिट से क्वेश्चन उठाता है और उसकी नजर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस के अंदर ही दिया हुआ है। तो यहां पर भी वही सिद्धांत लगेगा, परेटो का सिद्धांत। परेटो का लॉ क्या बोलता है कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। जीवन में भी यही होता है कि आपकी ऊर्जा का जो 20% पार्ट में अगर आप एनर्जी लगाओगे तो 80% आपका आउटपुट मिलेगा। यही खिलाड़ी और अनाड़ी का फर्क है, यही आपका नीरशीर विवेक है जो आपको काम आने वाला है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन से हैं, पेपर सेटर की नजर से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर ही अपना ध्यान लगाइए। 20% एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में बिल्कुल भी ध्यान मत लगाइए। लोग वो जानबूझ के आपको बरगलाने के लिए, आपको डेविएट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संस्थान पूछते हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी, कोई और संस्थान हो। तो आपको उस ट्रैप में नहीं आना, आपको उस जाल में नहीं फंसना है। हमारी जो तैयारी खालिस सिलेक्शन के लिए हो रही है, प्योर सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को ढंग से सुनेंगे, मनन करेंगे उसके ऊपर। मनन करने के बाद में आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अपना खुद का निर्णय लीजिए और आप रास्ते पे चल निकलिए। आप ये मान के चलिए आपकी 6 महीने की मेहनत या 5 महीने की मेहनत या 8-10 महीने की मेहनत आपके जीवन को कहां से कहां ले जाएंगे। कॉलेज लेक्चर का मतलब है कि आप किसी भी दृष्टि से किसी भी अफसर से कम नहीं। बहुत अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी जगह पे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, फुल एमिनिटीज मिलेगी और आपको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। आप अपनी करियर को, अपनी लाइफ को आउटशाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। और अब भी अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आपसे जो है बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बता रहा था। एंशिएंट इंडिया में बहुत सी किताबें हैं, मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं दोनों में, किसी में 18, किसी में 21 यूनिट है मिडिवल इंडिया वगैरह में। तो किताबें कौन सी पढ़नी है, एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी किताब आप पढ़ें उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर निकालने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज बना दूं, उसमें कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएं, ताकि आप अपना जो है खुद का स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। पेपर देने से आपकी तैयारी में जो तीक्ष्णता आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपको समय समय पर खुद को परखना होगा। हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी परख जो है वो वस्तुनिष्ठ आधार पर हो, उस तरह से आपको तैयारी करनी। अब रही किताबों की बात, जो पेपर पूछा जाता है वो पूछा जाता है थोड़ा सा वैसा कि जिसमें उसमें आपकी जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। तो यूनिट वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट वाइज जैसे आपने पहला यूनिट मान लो सोर्सेज से रिलेटेड है। अब सोर्सेज, इतिहास के स्रोत हर किताबों में दे रखे हैं। पहले तो आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सोर्सेज में होता क्या क्या है, कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, साहित्यिक सोर्स क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या होते हैं, और जो फॉरेन अकाउंट्स जो है, जो यात्रा करी लोगों ने, उन्होंने अपने जो वृत्तांत लिखे हैं उन पर, उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो उस पर बहुत सी किताबें दे रखी होगी। कोई भी किताब, पुरानी गाइड आती थी किरण गाइड, उसमें भी बहुत सी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी, चाहे तो आप वो पढ़ लीजिए। एक अग्निहोत्री की गाइड आती थी कोई टाइम पे हिस्ट्री की, उसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगी सोर्सेज के बारे में। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिटेल में दे रखा है वो केसी श्रीवास्तव की बुक में दे रखा है, और उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा उपेंद्र सिंह की किताब का। तो मैं आपको 2 किताबें ही एंशिएंट इंडिया में रेकमेंड करूंगा। एक तो आपको केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़नी है और दूसरा आपको उपेंद्र सिंह की किताब पढ़नी। केसी श्रीवास्तव की किताब भी काफी मोटी है, उपेंद्र सिंह की किताब भी काफी मोटी है। उस किताब को पढ़ने में आपको, दोनों किताबों को अगर आप सिरे से लग जाएंगे, हजार पेज की किताब है, उसको आप सिरे से लग जाएंगे तो आपको उसको पढ़ के 3-4 बार रिवीजन करने में भी 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो उस पर टूट पड़ो इन दोनों किताबों पर, एक एक यूनिट वाइज। पहले आपने पढ़ लिया कि सोर्सेज में क्या क्या पॉइंट्स है, वो अपने उसको आप अंडरलाइन कीजिए। अब आप नोट्स बनाने मत बैठिएगा कृपया। आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो किताब में उसका गोला कर लीजिए। जब आपके 10 रिवीजन हो जाए,
10 रिवीजन मतलब पहली बार आप किताब पढ़ने में अगर 1000 पेज, अगर 100 पेज के हिसाब से, अगर दैनिक के हिसाब से चले तो मान के चलता हूं 10 दिन में आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ लेंगे। अगले 10 दिन में आप उसका 20 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो 10 बार या 15 बार जब आपका रिवीजन हो जाए तब आपको कुछ पॉइंट्स आपको अपने हाथ से खाली छोटी कॉपी में आपको लिख के रखने हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे उसमें समझ में, ये मेरे को ध्यान रखनी, तब आपके नोट्स काम। ऐसा नहीं कि आपने एक किताब जहां श्रीमाली से उठाया, एक केसी श्रीवास्तव से उठाया, एक वीडी महाजन से उठाया, एक भूपेंद्र सिंह की किताब से उठाया, एक आर.एस. शर्मा से उठाया, कुछ इग्नू की बुकलेट से उठाया। इतना समय नहीं है और वो नोट्स होते भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं हुआ, मतलब आपके स्तर का दृष्टिकोण कि आप ये छांट सकें कि किसने किस किताब में बेहतरीन चीज कही, तो उन चीजों में मत पढ़िए। वैसे ही मिडिवल इंडिया में 20-21 यूनिट दे रखे हैं। मिडिवल इंडिया में भी बहुत सी किताबें हैं, जैसे आप अगर देखोगे इरफान हबीब की, मोहम्मद हबीब की, हबीब नियाजी की किताबें आती है, इग्नू की बुकलेट्स आती है। इसके अलावा जो हिंदी मॉडर्न कार्बन से हरीश चंद्र वर्मा की किताबें आती है, 2 खंड में आती है, पहला खंड दूसरा खंड। सतीश चंद्रा की किताबें होती है 2 पार्ट में। ओल्ड एनसीईआरटी ओरिएंट लॉन्गमैन से भी सतीश चंद्रा की उससे पूछी जाती है। इम्तियाज अहमद की किताब है। ऐसी बहुत सी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो बी एल लोनिया की किताब आती है। ऐसे राइटर बहुत हैं, बहुत बुक्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन कौन सी किताबों से पेपर सेटर क्वेश्चन उठाते हैं उन्हीं को उठाना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी के दिनों में एंशिएंट इंडिया में उपेंद्र सिंह की किताब ज्यादा चलती है, वैसे ही मिडिवल इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सतीश चंद्रा की किताब से पूछे जाते हैं। उस किताब को तो आप अपनी बेस बुक बना लीजिए। इसके अलावा कोई भी गाइड जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। एक किताब जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एच.सी. वर्मा की जो किताब है पहला पार्ट 750 से लेकर 1540 तक जो लिखा हुआ है, वो किताब भी ठीक है, वो किताब कर सकते हैं। इसके अलावा जे.एल. मेहता की 3 किताबें आती है, उसका जो 3rd पार्ट है वो थोड़ा सा कला संस्कृति पे आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। मेरी सलाह ये है कि एटलीस्ट आप सतीश चंद्रा की किताब को 10-12 बार पढ़ लोगे तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर एक कोई भी गाइड आप पढ़ते हो उसको आप बेस बना सकते हैं। 2 तीसरा जो पार्ट है वो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी। अब हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन, इतिहास कब से लिखा गया है, इसके क्या क्या तरीके वगैरह वगैरह हैं, ये थोड़ा सा टफ पार्ट माना जाता है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है, इसमें भी थोड़ी सी समस्या। अब ये जो पार्ट है, कहने को तो इसमें 7 यूनिट है, लेकिन इसको समझना, इसकी जो गहराई है बहुत ज्यादा है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है उतना का उतना रह जाता है जितना पार्ट 1 और पार्ट 2 का। हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेख में झारखंड चौबे की एक पुरानी किताब आती है, हिंदी मीडियम से अगर देखा जाए तो वो किताब अभी उपलब्ध है या नहीं है, थोड़ी सी आउटडेटेड है, तो उसमें ज्यादा आपको नहीं घुसना है। इसके अलावा कुछ मार्केट में किताबें आती है, जैसे मैंने सुना है कि कोई राव करके कोई राइटर उन्होंने लिखा है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं, मैंने वो किताब कभी देखी नहीं, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है अच्छी भी हो बुरी भी हो। जो ई श्रीधरन की किताब आती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, वो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाली टेक्स्ट बुक में शामिल होती है। तो आपको ई श्रीधरन की किताब लेनी है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में, पहला। दूसरा जो पार्ट है इसका जो आपको वो लेना है, इग्नू की बुकलेट्स आती हैं, हिस्टोरियोग्राफी एमए की जो बुकलेट्स आती हैं वो आपको देखना, थोड़ा सा पढ़ने में टफ है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। अब आपको ये बुकलेट कहाँ मिलेगी? आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर का कोई टैब है या कुछ भी आपके पास में लैपटॉप है, आप उस पर जो है इग्नू ई कंटेंट नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जब आप एमए वाले सेगमेंट में जाएंगे, उसमें हिस्ट्री वाले सेगमेंट में जाएंगे, तो हिस्टोरियोग्राफी की पूरी बुकलेट है, ये एक किताब से कम नहीं है। इग्नू की जो एमए की किताबें जो लिखी गई है वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी है, लैंग्वेज उसकी थोड़ी टफ है, उसको समझना मुश्किल थोड़ा सा रह जाता है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा, इसलिए मैं मेरा पहला वीडियो लेक्चर जो है हिस्टोरियोग्राफी पर ही लेके आ रहा हूँ, ताकि इससे संबंधित मुझे बहुत से लोगों ने क्वेरीज भी करी है कि समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। आप याद रखिए, आपको तैयारी जो है चीजों को सिंप्लीफाई करके करनी है, ना कि कॉम्प्लेक्स करके करनी है। कम पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। तो ये तो रही बातें पेपर 1 की। पेपर 2 की हम जो बात करेंगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।